हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी गाइड बाय रुखसार। आज मैं आपको MHD3 इग्नू का सूखा बरगद उपन्यास पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि लिखा गया है मंजूर एहतेशाम के द्वारा। और फ्रेंड, मैं इसका पूरा आपको आज सारांश बताने जा रही हूँ। और मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें। चलिए, अब मैं आपको सूखा बरगद का सारांश बताने जा रही हूँ। सूखा बरगद के केंद्र में एक ऐसा निम्न मध्य वर्गीय मुस्लिम परिवार है, सामाजिक दबाववश जिसकी जीवनी शक्ति धीरे धीरे निश्चय होती जा रही है। मानवीय संवेदना का रस बड़ी तेजी से साथ सूखता जा रहा है। ये प्रक्रिया अब्बू अब्दुल वहीद खां, अम्मी रशीदा और सुहेल के जीवन में अलग अलग स्तरों पर घटित होती है। इसके सिर्फ संस्कारजन्य और आत्मगत कारण ही नहीं है, बल्कि इनमें कहीं अधिक प्रभावी अवस्थाजन्य और वस्तुगत कारण भी मौजूद हैं। ये कारण एक दूसरे से परस्पर इतने गुथे हुए हैं कि उनकी अलग से पहचान कर पाना एक व्यक्ति के लिए मुश्किल बात है। एक और अल्पसंख्यक जाति के मन में रहने वाला एक खास तरह का असुरक्षा का भाव है, दूसरी ओर निम्न मध्य वर्ग की आर्थिक सीमाओं का दबाव है। इसके साथ ही अब्बू अम्मी रशीदा और सुहेल की अपनी निजी असीमता को तलाश करने की कोशिश है, जो उन्हें एक छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से दूर छिटकाए रहती है। ये कोशिश अब्बू के जीवन के अंत का कारण बन जाती है और अम्मी अपने धार्मिक संस्कारों की गिरफ्त में एक बिंदु पर आकार समूचे परिदृश्य की एक तटस्थ दर्शक बनकर रह जाती है। रशीदा और सुहेल एक असीमता की तलाश में सोच के दो विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। उपन्यास में घर की इस अराजकतापूर्ण परिस्थिति को बरगद के रूपक के माध्यम से चित्रित किया गया है। अपने तमाम वैचारिक अंतर्विरोधी के बावजूद सुहेल के भीतर एक दिन ये एहसास जागता है कि वह बरगद बिल्कुल सूखा है। अपनी डायरी में वह आगे चलकर लिखता है, यह हो कैसे सकता है, अपनी जड़ों पर खड़ा बरगद सूख कैसे सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसे लेखक हमारे सामने छोड़ जाता है। गहराई से देखें तो उपन्यास की संवेदना में यह बरगद सिर्फ एक घर की अलामत बनकर नहीं रह जाता, बल्कि इसकी व्यंजकता बहुत व्यापक है और यह बरगद सांप्रदायिकता के संकीर्ण आधारों पर खड़ी हुई समूची व्यवस्था को प्रतीकित करता है। सुहेल और रशीदा की जड़ें जिस परिवेश में है, उस परिवेश से लेखक की समीपी पहचान है, इसलिए वह चीज़ों को इतनी बारीकी के साथ ऑब्जर्व कर पाया है। इसी वजह से वह इस समस्या के सरलीकरण से भी बच सका है। आमतौर पर इस देशव्यापी समस्या का एक तरह से आकलन कर दिया जाता है। एक क्षेत्र के परिवेश विषय की अपनी जटिलताओं को नज़रअंदाज कर उसे एक रंग दे दिया जाता है, यह तस्लीम करते हुए कि यह शहर भोपाल स्वयं के कोई निरपेक्ष इकाई नहीं है, इसकी अपनी स्थानीय विशिष्टता है, इसके विकास की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। लेखक की दृष्टि में भले ही देश का समूचा सामाजिक परिदृश्य हो, किंतु उसके विचार का प्रक्षेपण बिंदु यह एक इकाई ही है। यह एक ऐसा परिवेश जहां आज़ादी के बाद ऊपरी सतह पर बड़ी तेजी के साथ बदलाव आया है, किंतु इसकी भीतरी परतों में वही ठहराव है। वह यथास्थिति है। शहर का कायाकल्प हो रहा है और बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक जातियां धार्मिक आधारों पर सिकुड़ती जा रही है। रशीदा और सुहेल के भीतर धार्मिक संस्कार बचपन से ही बदमूल होते चले जा रहे हैं। सुहेल के मन में धार्मिक शिक्षाओं को लेकर प्रश्न भी उठते हैं, किंतु भावनाओं के आगे तर्क अक्सर हार जाते हैं। फफू हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल के किस्से सुनाती है। अम्मी की आकांक्षा है कि उनके बच्चे एक नेक और मजहबी इंसान बने। उनका परिवेश उन्हें एक विशेष संप्रदाय
से पहचान कायम करने को प्रेरित करता है। तब यह और स्पष्ट हो जाता है जब मुस्लिम कट्टरतावादी असगर साहब और जनसंघ के सहानी साहब अपने संपर्क में आते हैं। लगता है कि वहाँ परिवर्तन संस्कारों की जमीन को बिल्कुल भी नहीं छू सके हैं। अपनी सांप्रदायिकता पहचान बनाए रखना हर व्यक्ति की जैसे नियत सी बन गई है। कहानी की नरेटर रशीदा और छोटा भाई सुहेल इसी कुरीति के विरुद्ध अपनी अपनी तरह से संघर्ष करते हैं। परिवेश के ठहराव को तोड़ने की प्रक्रिया में ही उनकी चारित्रिक विशिष्टता और शक्ति उभरकर सामने आ पाती है। रशीदा के माध्यम से लेखक ने इस तथ्य को बार बार रेखांकित किया है कि उसकी अपनी पहचान परिवार को आर्थिक सामाजिक स्थिति में निर्धारित होती है, एक संप्रदाय विशेष से नहीं। उस जैसे ही छोटे छोटे सुखों और दुखों के बीच जीने वाले दूसरी जाति के लोगों और उनमें कोई बुनियादी फर्क नहीं है। इस बात को महसूस करते हुए भी कहने का साहस वह नहीं जुटा पाती, हम आर्थिक रूप से किस वर्ग विशेष से संबंधित है, अब्बू की आमदनी कितनी है, मजहब के नाम पर हमारा मुसलमान होना क्या अर्थ रखता है। सोच पाना संभव नहीं था। उनका संबंध एक ऐसे वर्ग से है जो जरा सी अतिरिक्त सुविधा मिल जाने पर कुछ ऊपर की ओर खिसक जाता है और सुविधा में थोड़ी सी कटौती हो जाने पर नीचे की ओर चला आता है। वह ये भी नहीं जानती कि उनकी अपनी वर्ग स्थिति के बोध के बावजूद उस संस्कृति से अलगाव संभव नहीं है जो कि उनके संस्कारों में बहुत गहरे में रची बसी है। अपने बचपन की याद करते हुए वे कहती है, हम लोग कल्लो और सईदा आपा की दुनिया और कुसुम नसीमा या दीपक की दुनिया के अलावा एक तीसरी दुनिया में थे, जहाँ कभी ऊपर से बहुत दूर नीचे की दुनिया के पास खुद को पाते, किसी पल फिर एकदम ऊपर की दुनिया के पास पहुँच जाते हैं। मैं सोचती हूँ जहाँ मैं थी वहाँ से कल्लो और या कुसुम तक बराबर की ही दूरी थी। आसपास की थोड़ी सी चीज़ ना होती तो मैं कल्लो हो जाती, इब्बू दादा की गालियाँ सुनती, भैंस के आगे चारा डालती, या कुछ और थोड़ा सा होता तो कुसुम लड़कों को फ्लर्ट करती। यह दृष्टिकोण पर हर ओर से प्रहार किया जाता है और ऐसा माहौल बनाया जाता है कि वह मिथ्या चेतना को अपने जीवन व्यवहार का अंग बनाए और धर्म में अपनी सुरक्षा खोजे। उपन्यास की संवेदना के विभिन्न आयामों पर दृष्टि करते हुए सबसे पहले इस तथ्य की ओर ध्यान जाता है कि बहुसंख्यकों के सांप्रदायिकता प्रभुत्व का खतरा दिखाकर अल्पसंख्यक को विशेष पर मुसलमानों में असुरक्षा का भाव पैदा किया जा रहा है। परोक्ष रूप में मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जाता है कि संकीर्ण धार्मिक आधारों पर एकजुट होने में ही उसकी असीमता सुरक्षित है। फिर यही भय दूसरे रूप में बहुसंख्यकों को भी दिखाया जाता है। यदि अल्पसंख्यक एकजुट होकर एक शक्ति बनकर उभर आएंगे तो उनका प्रभुत्व नष्ट हो जाएगा। सांप्रदायिकता के उस व्यवस्था की इस चिंतन पद्धति में एक लेखक के अनेक कोणों से इस चिंतन पद्धति की निरर्थकता को सिद्ध किया जाता है। अपने जीवन का प्रत्यवलोकन करते हुए रशीदा की दृष्टि शैशव की कुछ घटनाओं पर जाती है। यहाँ लेखक ने इतिहास में सांप्रदायिक व्याख्या की ओर संकेत किया है। नन्हे चचा एक मजहबी आदमी और स्कूल का अध्यापक एक तत्ववादी हिंदू। ऐसा नहीं है कि सचेत रूप में इतिहास को सांप्रदायिक सांचे में ढाल रहे हैं, बल्कि इस परिवेश ने दोनों को अपनी अपनी तरह से व्याख्या करने का अभ्यस्त बना दिया है। क्लास में जो सबक पढ़ाया जाता है उसमें शिवाजी की बहादुरी के कारनामे हैं और जीवन में देश प्रेम की बलिदान की प्रेरणा लेने की शिक्षा दी जाती है। और नन्हे चचा जब बात करते हैं तो शिवाजी पहाड़ी चूहा हो जाते हैं और औरंगजेब अलमगीर। निश्चय ही कक्षा में पढ़ाए जाने वाले वीर शिवाजी और नन्हे चचा के किस्सों में औरंगजेब अलमगीर दोनों के पीछे यक्षा सांप्रदायिक दृष्टिकोण है।
जहाँ इतिहास को इस नज़र से देखने की प्रेरणा दी जा रही है हो, वहाँ शहर में पहले हिंदू मुस्लिम फसाद को देखकर एक छोटी सी उम्र में रशीदा के मन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, इसका अनुमान किया जा सकता है। भारत पाकिस्तान युद्ध से संबंधित घटनाओं में इस समस्या का एक नया रूप उभर कर आता है। पप्पू का परिवार कराची में रहता है। रशीदा पप्पू की चिंता को यह सोचकर बुद्धिसंगत बना लेती है कि उस मुल्क में हमदर्दी कैसी, जिसे तुमने आज तक नहीं देखा। लेकिन सुहेल शहर से निकलने पर महसूस करता है कि लोग मुसलमानों को देशभक्ति पर संदेह करते हैं, और कैसा दौर है कि जबकि मुसलमान को हिंदुस्तानी होने पर सबूत देना पड़ता है। सुहेल को लगता है कि उसे और उसके मजहब के लोगों को पाकिस्तान का जासूस समझा जा रहा है। अब्बू उसके मुसलमान होने पर ग्रंथि को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, किंतु सुहेल इस ग्रंथि से उबर नहीं पाता। उसका मित्र विजय भी इस बात को महसूस करता है कि बहुसंख्यक जाति सचमुच मुसलमानों की निष्ठा पर आक्रामक संदेह कर रही है। वह सुहेल को कन्वेंस करने की कोशिश करता है, पर कोई असर नहीं होता। लेखक ये रेखांकित करना चाहता है कि इस युद्ध ने अनायास ही दोनों संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे से दूर ठेल दिया था और धार्मिक तत्ववादी ताकतों को पनपने के लिए एक अनुकूल अवसर मिल गया था। फलस्वरूप बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता की प्रतिक्रिया में अल्पसंख्यक में भी सांप्रदायिकता भावों में जोर पकड़ जिसे कि हम सुहेल के भीतर देख सकते हैं जोर पकड़ रही थी, जो कि हम सुहेल के अंदर देख सकते हैं। यह गौरतलब है कि मजदूर और छोटे किसान, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, इस युद्ध में उत्पन्न सांप्रदायिक तनाव की छाया से बिल्कुल दूर थे। पढ़े लिखे मध्यम वर्ग पर इसका ज़्यादा असर था। सुहेल और विजय थोड़े बहुत अंतर के साथ इसी वर्ग से रिश्ता रखते हैं, अतः वह मध्यम वर्गीय सोच के दायरे में ही इस समस्या को हल निकालना चाहते हैं। इस प्रसंग में शानी की युद्ध कहानी का अनायास ही स्मरण हो आता है। भारतीय मुसलमान की सामाजिक स्थिति को सूक्ष्म भाव स्तरों में उद्घाटित करने वाली हिंदी की यह अद्वितीय कहानी में अप्पू के सवालों के आगे उसके पिताजी रिजवी और उनके मित्र सकरदंद के तर्कों का खोखलापन उजागर हो जाता है। लगता है कि अप्पू ने यथार्थ पर पड़े हुए पर्दे को उधार दिया है और हम उस सच्चाई के ठीक सामने खड़े हैं जिसका सामना हम करने से निरंतर कतराते रहे हैं। यदि इस बात को मंजूर एहतिशाम की मौलिक सृजनात्मक पर संदेह के तौर पर ना लिया जाए तो मैं सोचूंगा कि युद्ध कहानी इस उपन्यास में अनेक जगह झांकती नजर आती है। सूखा बरगद में एक किस्म के धार्मिक तत्ववाद के खिलाफ दूसरे किस्म में धार्मिक तत्ववाद के बल पकड़ने की प्रक्रिया को भी अभिव्यक्ति दी है, साथ ही इसके सशक्त प्रतिरोध को दिखाया है। भारतीय समाज में यह एक विडंबना भी है कि गाय और सूअर थोड़े अंतर के साथ हिंदू और मुसलमान जातियों के अस्तित्व की पहचान बन गई है। ये दोनों आज जनता पे मिथ्या चेतना फैलाने वाले सबसे सशक्त साधन बन गए हैं। धार्मिक आचार संहिता के अनुसार हिंदू गाय नहीं खा सकता, ना ही किसी दूसरे को खाने देता, और मुसलमान सूअर नहीं खा सकता, किंतु दूसरे किसी को खाने पर उसे आपत्ति नहीं है। अब्बू अब्दुल वहीद खां वकील एक उदार विचारों वाले व्यक्ति हैं। इस्लाम के उसूलों का विरोध करते हैं, इरादे से नहीं, मित्रों के बीच में आ पड़ी किसी बात के कारण एक बार सूअर का मांस खा लेते हैं। असगर साहब जैसे व्यक्ति को यह बर्दाश्त नहीं है। सुहेल बहुत हद तक उसके तर्कों से सहमत है। सुहेल का असगर से ही पता चलता है कि उन्होंने सूअर का गोश्त खाया है। सुहेल अब्बू से इस मुद्दे को लेकर तर्क करता है। लेखक अब्बू के माध्यम से सही दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। असगर साहब के राजनीतिक एक जाति विशेष की विरोधी ही नहीं, अपने सार तत्व में मानव विरोधी हैं।
अब्बू का कहना है जब दो हिंदू एक दूसरे से लड़ते हैं या मुसलमान दूसरे के छुरा मार देता है तो असगर साहब को उनकी जहालत पर कोई दुख नहीं होता, लेकिन असगर एक हिंदू और मुसलमान में तू मैं भी हो जाए तो उन्हें उनके पीछे सियासत ही सियासत नज़र आती है। इसी बहस के दौरान अब्बू इस धार्मिक तत्ववाद के मूल में निहित शासक वर्गों के शोषण में मंशा को भी स्पष्ट कर देते हैं। उनकी नज़र में शहर में बैनी गिनती मस्जिद और मंदिर बनवा देना भी शोषण की एक सुनियोजित साजिश है, जिससे आदमी हुकूमत करने वाले में भी हाकिम की इबादत करता रहे, सारे दुख मुकद्दर सहता रहे और उसमें दुआ की करे कि मरने के बाद जन्नत मिल जाए और यह समझदार लोग इस दुनिया में जन्नत के मज़े लेते रहें, अवाम के साथ मनमानी करते रहें। असगर साहब इन्हीं लोगों की विचारधारा के प्रतिनिधि हैं। उनकी कोशिश है कि हिंदू और मुसलमान रहें पर आदमी ना रहें। लेखक ने इसी बहस के दौरान इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि हिंदू मुसलमान की समस्या आमतौर पर जितने सपाट और इकराही रूप में पेश की जाती है उतने ही नहीं आम आदमी की दृष्टि इस समस्या की बनावटी तौर पर पेश करने के पीछे निहित स्वार्थों पर नहीं जाती। वह इतने भर से ही उत्तेजित हो जाता है कि हिंदू पर अत्याचार हो रहा है या मुसलमान पर धर्म का शोषण की संगठित संस्था के रूप में इस्तेमाल करने वाले तत्वों की ओर संकेत करते हुए अब्बू कहते हैं, मजहब इनके लिए एक खास रब की इबादत करना या एक खास तरह से जिंदा रहने ही नहीं, सबसे पहले तो एक धंधा है। बिल्कुल ऐसा ही समझ लो जैसे जूते बेचना। धर्म के इस व्यावसायिक रूप को समझकर सुहेल का असगर साहब को लेकर मोहभंग होता है और वह हर चीज़ को पिता की धर्म निरपेक्ष दृष्टि से देखने का हामी हो जाता है। उसकी सोच में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। सांप्रदायिक संस्कारों इतने गहरे कि लोग धर्म को पर्दा डालकर अपराध को भी आदर्श में रूप रखना चाहते हैं। वह अपराध को कार्य करना संबंधों में परिभाषित करने के लिए तैयार नहीं है। उच्च मध्यम वर्ग के व्यक्ति स्मगलिंग करे या कालाबाजारी, उसके हर अनैतिक आचरण की डिफेंस करने के लिए लोग प्रस्तुत हैं। आम लोगों की मिथ्या चेतना रशीदा मियाँ जैसे अपराधियों का रक्षा कवच है। रशीदा मियाँ राजनीति में कांग्रेसी है और अफीम की स्मगलिंग के अपराध में फंस जाते हैं। तरह तरह के तर्क दिए जाने लगते हैं, जैसे हिंदू मुसलमानों को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। अगर दंगे फसाद से आप किसी तरह बच निकले तो सैकड़ों दूसरे इंतजाम हैं। भिखारियों से बदतर हालात को पहुंचाने को यह मामला हिंदू मुस्लिम भी है और सियासी भी। रहीम मियाँ का एक जनसंघी नेता से झगड़ा चल रहा था, उसने बदला लिया इत्यादि। सुहेल इन तर्कों का प्रतिवाद करते हुए सही पक्ष रखता है कि बुजुर्गों, राजनीति में अपने अंतर्विरोध हैं, इन्हें हिंदू मुसलमान संबंधों में भ्रमित नहीं करना चाहिए। बात खींचते हुए पाकिस्तान तक चली जाती है। उपन्यास में ऐसा अनेक बार हुआ है कि एक प्रकट सच्चाई की कोई धर्मनिरपेक्ष सोच का मुसलमान यदि अपनी कोई उचित बात मनवाना चाहता है तो उसे पाकिस्तान से उदाहरण खोजने पड़ते हैं। इसकी वजह शायद ये है कि चेतना का स्तर निम्न होने के कारण हमारे समाज के बहुत बड़े हिस्से को धर्म के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, जबकि आज हम देखते हैं कि भारत में हिंदू धर्म सवर्णों द्वारा हरिजनों का अत्याचार नहीं रोका जा सका और इसी तरह पाकिस्तान में इस्लाम पठानों और मुजाहिरों के द्वंद्व को रोकने में सफल नहीं हुआ। अतएव लोग सांप्रदायिक नहीं हैं, बल्कि व्यवस्था उन्हें बड़े ही महीन तरीकों से इस नियति की ओर धकेलती है। रहीम मियाँ ने समर्थक इसी नियति से घिरे हुए हैं। सुहेल के सोच से पुनः व्युत्पन्न दिखाकर लेखक ने सामाजिक संघर्ष में मध्यम वर्ग की सीमाओं को रेखांकित किया है। वह गीता के प्रेम को विवाह में नहीं बदल पाता और गीता का विवाह किसी हिंदू लड़के से हो जाता है। रशीदा को यह अनुमान करना भी कठिन था कि सुहेल के साथ इस हुई दुर्घटना उसके जीवन के साथ ही साथ विचारों को ही इस हद तक बदल सकती है
एक मामूली भावनात्मक आघात उसके तर्क की इमारत को क्षण भर में ढहा देती है। अगर सही दिशा में व्यक्तित्वांतरण को न हो, मध्यम वर्ग का प्रतिरोध सुहेल की सीमाओं के भीतर ही चूक जाता है। इसके बाद उसकी नज़र में इस स्याही को और दूसरा सफ़ेद आसपास घटित होने वाली घटनाएं एक संकीर्णता को बल देती है। प्रो राजा साहब को कॉलेज से निकाले जाने की ऐसी घटना है। फलस्वरूप लोग अपनी वर्ग स्थिति को भूलकर अपने अपने धर्म को बचाने की चिंता में जुड़ जाते हैं। सुहेल के साथ यही होता है। विजय उसे समझता है कि वह हर वक्त हिंदू मुसलमान के बारे में सोचा करे। इस पर सुहेल की बड़ी सहज प्रक्रिया रहती है। तो क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर या बारे में सोचूं? जो चीज़ परेशान करती है इंसान उसी के बारे में सोचता है। यह एहसास इतना गहरा है कि आखिरकार वह आपातकाल को उचित ठहराने लगता है। सुहेल के माध्यम से लेखन का यथार्थ एक साक्षात्कार कराया है कि व्यवस्था एक व्यक्ति के मन में किस तरह सांप्रदायिकता भाव का प्रवेश करती है और उसे अपना हिस्सा बना लेती है। शांति काल में व्यक्ति के पास सोचने का अवकाश होता है, अतः वह इस साजिश को लेकर सचेत भी हो सकता है। मुसलमानों का मार मार कर नाश कर डाला। वह जो डॉक्टर राइटर था, हिंदू मुसलमान भाई भाई की थीम पर उर्दू में जिंदगी भर कहानियाँ लिखता रहा, उसे भी निपटा दिया। अखबार में उसकी छोटी सी तस्वीर छपी है। इस तलखी के साथ सूखा बरगद उपन्यास का अंत होता है। विजय के पिता सहानी साहब के माध्यम से एक खास बात की तरह प्रवृत्ति की परिचय होता है। सहानी एक हिंदू तत्ववादी विचार के व्यक्ति हैं। अगर कोई मुसलमान अपनी मुसलमान होने पर महसूस ना भी करना चाहे तो इस प्रवृत्ति को लोग बड़े ही शालीन तरीके से उन्हें एहसास कराना चाहते हैं कि सहानी विभाजन के समय पंजाब में भोपाल आकर बस गए और रशीदा उनके लड़के विजय से प्रेम करती है। जब वह उनके घर जाती है तो सहानी की फ़र्क पैदा करने वाली बातों से अपने मुसलमान होने पर एहसास को लेकर उदास वापस लौटती है। इस व्यवहार से उसके और विजय के प्रेम की सीमाएं भी स्पष्ट हो जाती है। सुहेल के शोभा को तो बाहर से संदर्भों में कोई न कोई आउटलेट मिल जाती है, लेकिन रशीदा इस त्रासदी को भीतर सहती रहती है। वह जर्नलिस्ट होने पर भी स्वप्न लेकर चलती है, लेकिन आकाशवाणी में अनाउंसर हो जाती है। वहाँ वह अली हुसैन साहब के संपर्क में आती है। वह पुरानी फसल की कम्युनिस्ट है। वह उसे इस क्रूर सत्य का एहसास करा देते हैं। आज हम लोग कहाँ हैं? कम्युनिस्ट होते हुए भी पहले मुसलमान हैं या हिंदू। इसीलिए विजय के इतने समीप पहुँच जाने के बाद भी उसे एक अदृश्य दूरी का एहसास होता है। किंतु वह सुहेल के तरह अपने जीवन की इस नियति आबाद नहीं करना चाहती। बड़ी फूफी की बेटे बहू परवेज और रज़िया पाकिस्तान से आते हैं। पाकिस्तान में हमीद साहब नाम के व्यापार से वह उसका रिश्ता कराना चाहते हैं। उनके पाकिस्तान लौट जाने के बाद अम्मी निरंतर उस विवाह के लिए प्रेरित करती है। इसी बीच भुट्टो को मौत की सज़ा दिए जाने की खबर सारी सुनाई दी जाती है। इस घटना के साथ ही रशीदा का हर नियति और हर सांप्रदायिक भ्रम को चुनौती देने वाला व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। यहाँ लेखक के एक फैंटेसी के जरिए रशीदा को मनोदोष को चित्रित किया है। सर्कस के एक दृश्य में घूमते चक्के पर एक लड़की बंधी है, उस पर खंजर आजमाई की जा रही है। वे देखती है कि लड़की की जगह भुट्टो बंधे हुए हैं। कल्पना करती है कि हमीद साहब उनकी समीप बैठे हुए हैं। वह घूमते चक्कर की ओर संकेत करती हुई कहती है, अगर इसे खराश भी आई तो मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। जैसे रशीदा अंतर्मन की समूची शक्ति पूंजीवती होकर इस तरह का वाक्य में केंद्रित हो जाती है। मंजूर एहतशाम की यह कोशिश रही है कि वे भारत विभाजन की घटना से लेकर 8वें दशक तक के राजनीतिक परिदृश्य के सापेक्षता में निष्क्रिय मध्यम वर्गीय जीवन के यथार्थ चित्रों को प्रस्तुत कर
सके। मूल कथानक में समांतर और भारत पाकिस्तान राजनीतिक संदर्भों की उसे उपन्यास में संकेत किया जाता है। आपातकाल जनता पार्टी का शासन, भारत पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश का निर्माण और भुट्टो की फांसी के इतने संदर्भ में जो मूल कथानक व्याख्यानत उत्पन्न हुए हैं। भारत विभाजन की घटना अब्बू सुनाते हैं, इसे भी बहुत स्पेस दी गई है। बेहतर होता है कि इसकी योजना एक राजनीतिक उपन्यास के रूप में की जाती है, या फिर इस व्यापक राजनीतिक परिदृश्य को एक ही सही वैचारिक परिप्रेक्ष्य दिया जाता है। यहाँ एक सतही राजनीतिक समझ ही उभर पाती है कि कांग्रेस को जनसंघ क्रमशः मुसलमान और हिंदुओं के प्रतीक हैं। इनके वर्ग चरित्र को उजागर करने की जरूरत महसूस नहीं की। रजा बली भी जनसंघ में शामिल होता है, तो यह सोचकर भी भीतर घुसकर देखना है कि हिंदू मुसलमान को लेकर क्या सोचते हैं। ये भी सच है कि भारतीय राजनीति के गहराई के साथ विश्लेषण की यहाँ गुंजाइश भी नहीं थी। सूखा बरगद यह अपेक्षा जुड़ी हुई थी कि इसमें मुस्लिम परिवेश के ऐसे पहलुओं का स्पर्श किया जाना चाहिए, अर्थात ऐसे सरलीकरण के व्योमोह में आम लेखक जिन्हें अनदेखा कर जाते हैं। एक हद तक यह अपेक्षा पूरी भी होती है, किंतु जहाँ लेखक मुस्लिम संस्कारों के गहराई के साथ सूक्ष्म अवलोकन की कोशिश करता है, वह एक स्थूल राजनीतिक संदर्भ आ जाता है। इस रचनात्मक खामी के बावजूद इन दिनों सामने आए उपन्यास में इसका एक अपना रचनात्मक वैशिष्ट्य है। यह उपन्यास वैचारिक संघर्ष की प्रक्रिया को एक खास बिंदु तक ले जाता है और इस प्रक्रिया को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारी मानसिकता को तैयार करता है।